ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट एक बार जल्दी से चेक करो क्या लिखा हुआ है. द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter and a hemisphere fixed on the top has diameter 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. तो फिगर आपको गिवन नहीं होगा, आपको वो समझना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीजें दी हुई है. तो सबसे पहले एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक क्यूब बना देते हैं. ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है, तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट कर देते हैं. सपोज ये हो गया हेमिस्फियरिकल पार्ट, इस तरह से माउंटेड है. ठीक है, अब आपको क्यूब के एजेस गिवन है. क्यूब का एज कितना दिया हुआ है? 5. तो a इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स में ना, 5 सेंटीमीटर. और ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, आपको उसका डायमीटर या रेडियस क्या दिया हुआ है? डायमीटर d, दैट इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर. ओके, तो रेडियस r कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर, जिसको हम 21/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. यहां तक सबको क्लियर ना? ओके, अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला है? इसमें इसका क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? टोटल सरफेस एरिया, टीएसए निकालना है. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें टीएसए के लिए? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर तो सही बोला, लेकिन सीएसए ऑफ क्यूब नहीं लगेगा. एरिया ऑफ सर्कल. सुनो, इधर पे ध्यान देना. देखो, एक तो यहां पर ये जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा, टीएसए ऑफ क्यूब. ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये आ जाएगा. ठीक है, माइनस माइनस एरिया ऑफ सर्कल. क्या ये समझ में आया कैसे हुआ? आदित्य, क्या ये क्लियर है? ठीक है, सर्कल क्यों माइनस किए? क्योंकि सर्कुलर पार्ट पे वो फिक्स हो रहा है, इस वजह से. ठीक है, अब यहां पर आते हैं टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. नंदिनी, क्या हुआ? ये तो होमवर्क था ना. हाँ, ईशा, आज ईशा भी आई है. हाँ, जल, जल्दी बोलो. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² अभी रेडी रहना, मैं पनिशमेंट देने वाला हूं. 6a² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर. कृतिका, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, जल्दी बोलो. गलत. क्या होता है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर? 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल. क्या होता है फॉर्मूला? πr². तो ये हो जाएगा πr². यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये 6a² एज इट इज 2πr² माइनस πr², क्या हो जाएगा? ये πr². क्लियर? वैल्यू पुट करते हैं. 6 ए की वैल्यू हो जाएगी 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस पाई के प्लेस पे 22/7. r² मतलब 21/10 इंटू 21/10. फर्दर कैलकुलेशन करना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. क्लियर ना सबको? ये इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बस वो यही है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लिखना है, कौन सा बनाना है. पूरा समझ में आ गया ना कैसे बनाए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना था. ये सॉलिड ऐसा है कि क्यूब है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है, तो उसके लिए हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला. उसमें हमने इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस ऐड किया और सर्कल का एरिया माइनस किया. सर्कल क्यों माइनस हुआ है? क्योंकि सर्कुलर पार्ट यहां से हट जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ और माउंट हो जा रहा है. क्लियर? वंशिका, क्लियर है ये? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे बताओ जल्दी. इसके बाद वाला क्वेश्चन बन जाएगा मेरे ख्याल से. प्रीवियस ईयर फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वो बकेट प्रस्टा में छोड़ दो फिर. उसके बाद वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन 5 और 6 दोनों बना लेते हैं. 5, 6, 7, 8 ये पूरा बना लेते हैं. ठीक है, 5, 6, 7, 8 चांसेस है इनमें से एक क्वेश्चन आ जाने का. क्वेश्चन नंबर 5 गुंजेश, क्वेश्चन पढ़ना. हाँ,
ओके तो देखो ये जो फिगर है ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर बनाना पड़ेगा। तो जो मॉडल का स्ट्रक्चर है, उसकी डिजाइन है, उसके बारे में बताया है। तो मॉडल जो बना है किससे बना हुआ है? एक सिलेंड्रिकल पार्ट है या सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसके दोनों एंड्स पे क्या अटैच्ड है? कोनिकल पार्ट अटैच्ड है, ये कोन अटैच्ड है। ठीक है, और इस मॉडल का डायमीटर या रेडियस क्या दिया हुआ है? बताओ पढ़ के। डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर की मीटर। 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। यहां तक क्लियर सबको? ये डायमीटर तीनों का है, तीनों का मतलब ऊपर और नीचे वाले कोन का भी वही डायमीटर है और सिलेंडर का भी वही डायमीटर है। तो रेडियस कितना होगा इसका? 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सबको? अब ये जो मॉडल है इसकी टोटल हाइट आपको दी हुई है, मतलब यहां से यहां तक की हाइट दी हुई कितनी है? जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। 12 सेंटीमीटर, ये इसकी टोटल हाइट दी हुई है। क्लियर यहां तक? अब वो जो कोनिकल पार्ट जो लगे टॉप और बॉटम में, उनकी भी इंडिविजुअल हाइट दी हुई है। तो कितनी कितनी हाइट है? 2 सेंटीमीटर ऊपर वाले कोनिकल पार्ट की और 2 सेंटीमीटर नीचे वाले कोनिकल पार्ट की। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? कृतिका क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हम वॉल्यूम निकालेंगे पूरे का, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों का प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर ये चीज? तो आपका स्टेटमेंट बनेगा वॉल्यूम इनसाइड द मॉडल या वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। यहां तक सबको क्लियर ना? ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अपूर्व। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसको मैं H1 मार्क करता हूं क्योंकि दो अलग अलग हाइट है। एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जिसको हम H1 ले लेते, कोनिकल पार्ट की हाइट जिसको H2 लेते। दोनों का रेडियस सेम है तो इसलिए R चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते +2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला दीक्षा? हाँ खड़े हो जाओ। ईशा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला? हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये H2 आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू पुट करने के पहले कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहां पर? H1 प्लस 2/3 H2। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या पुट होगी? 22/7। क्वेश्चन में चेक करो, 3.14 लेने तो नहीं बोला है? नहीं बोला है। ठीक है, तो यहां पर 22/7 पुट होगा। आर स्क्वायर, तो आर रेडियस कितना है यहां पर? 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2। दीक्षा बैठ जाओ, नेक्स्ट आंसर फिर से देना, मैं पूछूंगा फॉर्मूला। H1, तो हाइट, किसकी हाइट के बारे में बात हो रही है? सिलेंड्रिकल पार्ट की। वो उसकी हाइट कितनी है? 8। तो हो जाएगा 8 प्लस 2/3 H2, मतलब कि कोन की हाइट। तो वो कितनी दी हुई है? 2 दी हुई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद इसको अभी फिलहाल मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि अच्छा कुछ तो कट सकता है ना। ये 2 और ये 11 ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो अभी ऐसा लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? 7 × 2, इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 8 3 सा कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4। तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 × 3 × 3 × 28 डिवाइडेड बाय 7 × 2 × 3। ठीक है, अब उसके बाद कटेगा 7 1 सा 7 4 सा,
टू वन जा टू टू जा, और ये थ्री कट जाएगा। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो, टू थ्री जा सिक्स, और 6 into 11 मतलब कितना हो जाएगा 66। यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है। क्लियर सबको यहां तक? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। हाँ हाँ, गुलाब जामुन बनाएंगे अभी और खाएंगे भी, ठीक है। तो जिनका हो गया ये क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और गुलाब जामुन बनाओ अपनी कॉपी में, उसका शेप बनाओ। हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कोई पढ़ना है इस क्वेश्चन को? हाँ ईशा पढ़ो। ओके, बस यहाँ यहाँ तक ही फर्स्ट पार्ट है, इस पे ध्यान देना। तो एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, और ऐसे 45 पीसेस है गुलाब जामुन के, और उसमें टोटल शुगर सिरप की क्वांटिटी आपको निकालनी है। यहां तक का सारा प्रोसेस क्लियर? अब इसके बाद उस गुलाब जामुन के शेप पे आते हैं, तो आगे पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो गुलाब जामुन का शेप सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर लगे हुए, ठीक है। और इसका जो टोटल लेंथ है वो आपको दे रखा है। टोटल लेंथ इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर बोला ना, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब यहां से यहां, डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, उसका हाफ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर अगर हम कंसीडर करें, ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली उसका रेडियस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसका रेडियस होगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा 1.4, और वही रेडियस यहां पर भी आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.4। यहां तक सबको क्लियर? तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2.2। ये कैसे निकला, सबको समझ में आया ना? टोटल 5 है, 1.4 इधर 1.4 इधर, तो बाकी बचा कितना हो जाएगा 2.2। तो ये क्लियर ना सबको? ठीक है। अब ये एक गुलाब जामुन का शेप है, ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45। तो अगर हमको उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा 45 गुलाब जामुन का, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 45। समझ में आई ये चीज? और उसके 30% का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको शुगर सिरप की क्वांटिटी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा उसके बाद 30% से, तो इससे आपको शुगर सिरप का वॉल्यूम मिलेगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो आप सीधा एक ही सिंगल स्टेटमेंट लिखोगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं लिखता हूं 30%। 30% मतलब कितना हो जाएगा 30/100। फिर लिखूंगा इंटू 45, क्योंकि टोटल कितने गुलाब जामुन है 45। फिर उसके बाद एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को अंदर लिखूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। समझ में आया ये चीज सबको? ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 30/100। अच्छा, 30/100 को 3/10 लिख सकते हैं ना, तो 3/10 लिख देते हैं, इंटू 45, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। तो ये कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर यहां तक? तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहां तक सबको क्लियर? तो अब ये आ गया 3/10 इंटू 45। अब यहां पर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो ईशा सबसे पहले बताना कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ,
हाँ 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक क्लियर सबको? जो भी रूम खाली बैठ जाओ, वहां पर बहुत सारे खाली होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सुयश बता। पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक सबको क्लियर एकदम? अब देखो कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो 3/10 इंटू 45, कॉमन क्या क्या निकलेगा यहां पर से? पाई निकल जाएगा और आर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बच जाएगा? एच प्लस यहां पर क्या बच जाएगा? 4/3 और एक आर बचेगा। यहां तक सबको क्लियर? अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो देखो क्या क्या होते जाएगा। सबसे पहले ये 3/10 इंटू 45 इंटू 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है इसका? 1.4, उसको मैं 14/10 लिख देता हूं। तो 1 r = 1.4, जिसको हम 14/10 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 14/10 इंटू 14/10 अंडर ब्रैकेट h प्लस दिस। तो h की वैल्यू कितनी है? 2.2, ठीक है। ये h हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना? h = 22/10, आ जाएगा 22/10 प्लस 4/3 r। तो r की वैल्यू हो गई 14/10। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, स्पेशली इस पे। नंदनी समझ में आया ये पूरा? ठीक है। ये h की वैल्यू 22/10 कैसे लिखे बताओ? नहीं, h की जगह पे मैंने 22/10 क्यों लिखा, मैं ये पूछ रहा हूं। क्योंकि ये h जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसकी हाइट या फिर लेंथ कितनी दी हुई है? 2.2, जिसको 22/10 लिख सकते, इसलिए लिखा। समझ में आ रहा है अभी? फ्रैक्शंस में भी मैंने लिखा है, आगे वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है। मतलब 10 के मल्टीपल्स में रहने दे रहा हूं। 7 1 7 2 ये कट जाएगा। यहां पर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 3 × 45 × 22 × 2 × डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 1000। यहां तक सबको क्लियर? फिर इधर पे अगर आते हैं तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 30 और ये 10 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। इससे क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना बन जाएगा? 66 प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 14 4 कितना होता है? 56, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है आपके पास। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 × 45 × 22 × 2 × 14 इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 122, यही आएगा। चेक करो एक बार। इंटू 30, ठीक है। अब देखो एक एक करके काटते हैं। सबसे पहले 3 से ये कटेगा, 3 10 और ये 3 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है, लेकिन नहीं काटना उसको। क्यों नहीं काटना? क्योंकि अगर टेंस वाले कट रहे हैं तो ही काटो, नहीं तो मत काटो। समझ रहे हो? जैसे कि अगर पूरा 10 कट रहा है तो काटो, नीचे में 10 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन टफ होगा। तो जैसे ये 2 1 और 2 5 10 ये कट रहा है, 5 1 5 9 45 ये कट रहा है, अभी ठीक है। और कोई सा कट रहा है क्या? 2 और 5 से नहीं कट रहा है, तो अब मत काटो। अब सीधा मल्टीप्लीकेशन करो। 9 × 22 × 14 × 122 और डिवाइडेड बाय में क्या है यहाँ पर? 1000। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा बताओ कैलकुलेशन करके? यह आएगा 338, हाँ 338,184 डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आया? तो आपका सबसे ज्यादा टाइम बस यहीं पर वेस्ट होना चाहिए, ये मल्टीप्लीकेशन। उसके पहले और कहीं मत कट कर देना।
अगर हो सकता है आप 2 से काट दो 500 आ जाएगा, डिवीजन भी करना पड़ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के साथ, अभी डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको 338.184 लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर सबको ये? तो एक बार देख लो और अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। नंदनी समझ में आया तुमको? तुम एक बार पूछी थी ना ये वाला क्वेश्चन। अभी क्लियर नहीं है? हटा रहा हूं फिर मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों पता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना सारे फॉर्मूले यूज हो जाता है, सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर। तो पहले फॉर्मूले पूछ लेता हूं। नंदिनी बताओ, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन। गलत, वॉल्यूम ऑफ कोन बोला ना मैंने। हाँ, दीक्षा बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन। वंशिका बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ईशा। ठीक है, पिछले बार भी वही पूछा था क्या? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन भी बता दो। समीर, मेरे को बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखो सिमिलर होता है, सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करो। सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद करो इसको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन अब कौन सा करें? 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या, एक बार पढ़ते हैं जल्दी से। नंदिनी क्वेश्चन पढ़ना। ओके, तो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन को समझना। एक सॉलिड टॉय है, उसका शेप कैसा है? एक हेमिस्फेरिकल शेप है और वो सरमाउंटेड है, उसके ऊपर सरमाउंटेड है एक कोन, ये दिया हुआ है, ठीक है? तो हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ है। क्लियर हुआ है ये चीज? तो पहले उसको उसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक हेमिस्फीयर बना देते हैं और उसके ऊपर एक कोन सरमाउंट कर देते हैं, तो इस तरह से। तो ये वो सॉलिड टॉय है, ठीक है? अब इसके बाद ये बोल रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और इनका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? या फिर यहां से यहां भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियर ना? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से समझना। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो आपको इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है, ये पहला पहला टास्क है आपका, ठीक है? तो फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए। फॉर्मूला क्या बनने वाला है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ टॉय is equals to volume of cone plus volume of hemisphere, ठीक है? अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले कॉमन निकाल लो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? एच प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2r। यहां तक क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दो 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7 आर स्क्वायर, मतलब अच्छा 3.14 लेने बोला है, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और अंडर ब्रैकेट 2 प्लस, नहीं 2 ठीक तो है ना, 2 प्लस 2 इंटू 2, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, 3 1 3 2 मल्टीप्लाई कर दो इनको, ठीक है? तो 3.14 इंटू 8,
मल्टीप्लीकेशन करो, फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। हाँ, 25.12 सेंटीमीटर क्या आएगा यहाँ पर, क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है इसी क्वेश्चन के। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है, एक मिनट ना, हेलो, हाँ सर, हाँ, आ, मैं आपको कॉल करके बताऊं क्या मेरी क्लास के बाद? आ, ठीक है, मैं 8 बजे फ्री होता हूँ, फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ सर। जी, ओके। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट लिखा है उसमें लिखा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ टॉय। अच्छा, इस टॉय को कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है? सिलेंडर। तो एक सिलेंडर है जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से उसको पैक कर दे रहा है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस कितना होगा? बाकी दोनों के रेडियस के बराबर होगा, मतलब इसका रेडियस r इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पुट कर दो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है मतलब ये जो वॉल्यूम निकलेगा उसमें से ये वाले वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, सुनो कैसे आता है। ये सिलेंड्रिकल एक कंटेनर है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं? इस सॉलिड को उसके अंदर सरमाउंट कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं। तो क्या होगा? पूरा पानी उसमें से बाहर निकलेगा। अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें बच जाएगा, ये आपको निकालना होता है। तो उसमें भी यही काम करना पड़ेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपको इसका वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, डिफरेंस भी इतना ही आ रहा है। ओके, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को फिर आगे कंप्लीट कर लेना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। और कोई सा क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था ना आप लोगों के साथ, नेक्स्ट पेज पे चेक करना, 368 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 10। 368 पे क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है? ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था। एक सॉलिड कंटेनर है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें वाटर फिल्ड अप है, उस सॉलिड को हम उसमें डाल रहे हैं, तो वाटर उसमें से बाहर निकलेगा, कितना वाटर उसमें बच जाएगा। तो लिखा है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो आपको सेम टास्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनाना, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन किया जाए? एक ये वाला क्वेश्चन, हाँ ट्रस्ट, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, इसको बना सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शनल वाला पार्ट जो और वाला पार्ट है, पेज नंबर 369, इसको ट्राई करो। आया था? बना लो यार, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आ भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। हाँ तो फिर वो बोल देना, उसमें आंसर में लिख देना, आंसर शीट में ये गलत बात है। अगर आ गया तो ऐसा लिख देना, क्या करेगा फिर? कई चीजों पे क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चंस के लिए, जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए बोल नहीं सकते ना अपन। एक आध क्वेश्चन एडिशनल कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अ गर्ल empties a cylindrical bucket full of sand of base radius 18 centimeter, height 20 centimeter on the floor of a on a floor to form a conical heap of sand.
If the height of conical heap is 24 centimeter, then find its slant height. करेक्ट अप टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल. तो एक बार मैं समझा देता हूं, भले आप लोग सॉल्व घर में कर लेना उसको, ठीक है, पूरे कैलकुलेशन पे नहीं जाते हैं. तो एक सिलेंड्रिकल बकेट है और उस सिलेंड्रिकल बकेट के डायमेंशंस आपको दिए हुए, उसकी हाइट दी हुई, शायद हाइट कितनी दी हुई देख के बताओ. 32 सेंटीमीटर. और इसका रेडियस या फिर डायमीटर क्या दिया हुआ है? रेडियस कितना है? 18 सेंटीमीटर. और इसमें पूरा सैंड, रेत भरी हुई है. उसको क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं. तो गिराएंगे तो अगर उस सैंड को नीचे ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली कौन सा शेप फॉर्म करेगा? एक कोनिकल शेप बनाएगा. ठीक है. अब ये जो कोनिकल शेप बना रहा है, इसका आपको क्या क्या चीजें दिया हुआ है? कोन का हाइट दिया है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है. तो उसका हाइट आपको h दे दिया हुआ है. ठीक है. और इसकी स्लांट हाइट l आपको निकालने बोल रहा है. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये करना पड़ेगा. तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करोगे. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई और पाई कट जाएगा, लेकिन रेडियस और हाइट अलग अलग है, इसलिए वो अभी नहीं कटेंगे. ठीक है. तो रेडियस इसका कितना है? 18 का स्क्वायर, और h की वैल्यू 32. ये हो गया 1/3. इसका रेडियस नहीं दिया है, निकालना है. और इसका हाइट दिया हुआ है. हाइट कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है हाइट? 24 सेंटीमीटर. तो ये 3 1 सा 3, 8 सा ये कटेगा. 8 1 सा 8, 4 सा 32. तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. समझ रहे हो ना? तो इसको हम 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. जिससे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36. मतलब इसका रेडियस हो जाएगा 36. और ये तो आपको हाइट दिया हुआ है 24. क्या बच गया? एल निकालने के लिए. तो कौन सा रूल लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम. और उससे वो मिल जाएगा. ठीक है. आगे बढ़े. ओके. अब एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल्स. सर्कल्स का वो वाला चैप्टर. हाँ हाँ, एक बार और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेट करना है. इसके बाद कौन कौन से चैप्टर अपने रिवीजन के लिए बच गए? स्टैटिस्टिक्स बचा है क्या? ट्राइंगल्स बच गया है? एक मिनट यार, देखने दो. देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी, बस इतना ही बचा है. ट्राइंगल्स तो करा दिया ना मैं. नहीं, ट्राइंगल्स बचा है. ट्राइंगल्स इस बार बचा है. एक बार करा चुका, एक बार और बचा है. हम्म. तो अभी सर्कल्स करना है, क्या करना है? स्टैटिस्टिक्स को एक फ्रेश क्लास में करेंगे, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना. हाँ. ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स भी थोड़ा बड़ा क्लास लगेगा. कोऑर्डिनेट या सर्कल अभी तुरंत कर सकते. प्रोबेबिलिटी कर लेते, सबसे छोटा है वो. ठीक है. चलो प्रोबेबिलिटी कर लेते जल्दी से. पेज नंबर 419 ओपन करना. पेज नंबर 419. मैं 1 मिनट में आया, तब तक तुम लोग समरी देख लो, चैप्टर सब. हाँ,
ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो आप लोगों के इस बार टॉपिक है एक्सियोमेटिक अप्रोच है। एक्सियोमेटिक अप्रोच में पहले फंडामेंटल सुन लो। सबसे पहले क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं या कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं या डायस को रोल कर रहे हैं, तो ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम क्या आएंगे एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो आउटकम का जो सेट होता है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया तो कितने आउटकम होंगे टोटल, 6 पॉसिबल आउटकम होंगे। डाइस को रोल कर रहे हैं ना, 6 पॉसिबल आउटकम होंगे। समझ में आई ये चीज? एक क्वाइन को टॉस किया तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, 2 पॉसिबल आउटकम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो डाइस, दो डाइस को रोल करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, कार्ड वाले भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं ये तीनों एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड कुछ फंडामेंटल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अगर मान लो एक डाइस को रोल करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर तो कितना होगा? एक डाइस को रोल करे तो सैंपल्स तो कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इवेंट ए लिया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 और 5, ये प्राइम नंबर होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर बोल रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 3/6, मतलब 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर बोल रहा है तो वो कितना होगा, सेम होगा, 1/2। इवन नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, ये तीनों इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4, 1/6, तो 4 का मल्टीपल इसमें से कौन सा है? सिर्फ एक अकेला 4 ही है। समझ में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या होगा, 2/6, क्योंकि 3 के मल्टीपल हमारे पास 2 हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से समझना है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 6, 0, क्योंकि मोर देन 6 कोई भी नहीं होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 और 4, बिटवीन 2 और 4, तो 2 और 4 के बीच में आने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा, 1/6, क्योंकि 2 और 4 के बीच में एक ही नंबर आता है। समझ गए ना ये चीज? तो ये सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन है। अब अगर मान लो दो डाइस को रोल करते, दो डाइस को रोल करेंगे तो देखो आउटकम क्या होगा। हमारे पास दो डाइस हो गए, यहां पर मान लो D1 फर्स्ट डाइस और यहां पर मान लो D2 सेकेंड डाइस। फर्स्ट डाइस में आ सकता है 1 2 3 4 5 6, सेकेंड डाइस में भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को जब मिला के हम देख रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, पहले में भी 1, दूसरे में भी 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं एक बार, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6। ये सैंपल स्पेस बनाना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे फंडामेंटल क्लियर होगा, स्पेशली जब आपके दो डायस वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 36 आउटकम्स होंगे। और अगर मैं पूछूं कि इन आउटकम्स का अगर हम सम ले, दोनों डायस के आउटकम का सम ले, तो मिनिमम सम कितना आएगा? मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर दोनों डायस के आउटकम को देखें और उनको ऐड करें तो मिनिमम सम कितना आएगा, 2, क्योंकि दोनों का मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, 1 और 1, तो मिनिमम दोनों का सम कितना आ सकता है, 2। मैक्सिमम सम कितना आएगा, 12, तो मैक्सिमम क्या आ सकता है, 12। और टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 36। तो अगर क्वेश्चन में ये बोलता है इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 2, तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या आंसर होगा, 1/36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 12, तो आंसर कितना होगा, 1/36, क्योंकि सम 12 यहीं पर आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी,
तो आंसर क्या होगा 2/36, क्योंकि सम 3 कौन से केसेस में आएगा, ये दो केसेस में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 4? 3/36। तो ये देखो यहां पर नेक्स्ट अगर बोलता है सम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, तो उसके लिए हम इन सबको देख लेंगे, काउंट कर लेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7? सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7 कब आएगा? देखो इन सारे केसेस में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन सारे केसेस में सम कितना आएगा? 7। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना होगा? 6/36। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलत कर सकते हो। ठीक है? अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछता है इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, what is the probability of getting a doublet? What is the probability of getting a doublet? Doublet मतलब दोनों में सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों में सेम नंबर कौन कौन से हैं? ये 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो डबलेट टोटल 6 है डिवाइडेड बाय 36। समझ में आया? अगर ये पूछता है क्वेश्चन में, अब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आंसर मत करना, जिससे पूछूंगा वही आंसर करना। What is the probability of getting 5 at least in one of the dice? What is the probability of getting 5 at least in one of the dice? जिसको आंसर पता है हाँ हाथ उठा दो बस। ओके ठीक है, नंदनी बताओ। ओके अपूर्व बता। हाँ समीर बता। 11/36 करेक्ट है। मतलब कम से कम एक में 5 आना चाहिए। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे जिसमें देखो इसमें सब में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला भी ले लेंगे, इसमें भी सब में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी काउंटिंग करो तो कितना आ जाएगा इसको छोड़ के, क्योंकि ये दो बार आ जाएगा ना, नहीं तो काउंटिंग तो कितना हो जाएगा? 6 + 5 11। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11/36। ठीक है? अगर क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 5s, 1/36। अब ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और जिसको पता है हाथ उठाना, बस आंसर मत करना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 इन आइदर डायस? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 इन आइदर डायस? हाँ बताओ अपूर्व। आंसर क्या होगा? 25/36, क्योंकि कम से कम एक में 5 आना, तो ये तो हमने काउंट कर लिया था कितना है? 11। और किसी में 5 नहीं आना, तो टोटल 36 में से इसको हटा दो तो कितना बच जाएगा? 25। तो आंसर कितना होगा? 25/36। समझ गए ये? अच्छा अगला क्वेश्चन जो है वो आता है आप लोगों का कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, और टॉसेस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो टॉस को भी समझ लेते हैं। अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो दो आउटकम हेड टेल, एक कॉइन को दो बार टॉस करो या दो कॉइन को एक बार टॉस करो। मैं जो बोला समझे कि नहीं? एक कॉइन को दो बार टॉस या दो कॉइन को एक बार टॉस, मतलब वही होगा उसका। ठीक है? तो उस केस में हमको चार आउटकम्स मिलेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। समझ में? एक कॉइन को तीन बार टॉस कर रहे हैं या तीन कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं, तो कौन कौन से आउटकम होंगे? तीनों में एच, दो में एच, एक में टी, या पहले में एच दूसरे में टी तीसरे में एच, या फिर टी एच एच, या फिर टी टी एच, टी एच टी, फिर क्या आ जाएगा? एच टी टी, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? टी टी टी, ट्रिपल टी। टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 8, 8 आउटकम्स। तो एक कॉइन में दो आउटकम्स, दो कॉइन में चार आउटकम्स, तीन कॉइन्स में कितने आउटकम्स? 8 आउटकम्स। तो चार कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे? 16 आउटकम्स होंगे। ठीक है? अब ये कैसे पता चलता है आउटकम्स? इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आर की पावर एन। आर मतलब एक बार कर रहे हो तो कितने आउटकम, एन उसको कितने बार रिपीट कर रहे हो। तो कॉइन को अगर एक बार कर रहे हो तो दो आउटकम, अगर एक ही बार टॉस कर रहे हो तो एन की वैल्यू क्या? 1, तो 2। अगर दो बार कर रहे हो तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आउटकम।
अगर 3 बार कर रहे हो तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स। ये सभी में अप्लाई होता है, डाइस में भी अप्लाई होता है। अगर डाइस को एक बार टॉस करेंगे तो 6 है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 6, एन की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, मतलब कितने आउटकम आ जाएंगे 36। 3 बार करेंगे तो कितने आउटकम होंगे 6 इंटू 6 216। क्लियर सबको ये। अब अगर मान लो मैं 2 कॉइन वाला केस ले रहा हूं, एक 2 कॉइन को एक बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर पूछा, तो आंसर क्या होगा 2/4, क्योंकि एग्जैक्टली 1 हेड 2 केसेस में आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिससे पूछूंगा आंसर करना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। हाँ जिज्ञांश बता। 3/4। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो हम किसको किसको काउंटिंग में लेंगे, 2 हेड और 1 हेड वालों को काउंट में लेंगे। तो 3/4। समझ में आई ये चीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए टेल। हाँ बोलो श्रुति। नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ सही बोला एक मिनट, मैं क्वेश्चन ही भूल गया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए टेल ना, तो टेल नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों हेड आना चाहिए, तो 1/4 आंसर होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बन जाएंगे, 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 3 अगर टॉस होंगे तो ऐसा आउटकम होगा, ये क्लियर। अगर क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, तो क्या होगा आंसर 1/8। ऑल हेड मतलब 3 हेड वाला एक हो गया, डिवाइडेड बाय 8। वैसे 3 वाले आपके में चांसेस कम है आने के, तो इसलिए उस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करते, 2 तक का चांस होता है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी की कुछ सिंपल चीजें, जैसे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। तो अगर कभी भी आपका आंसर 0 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, समझ जाना। ठीक है, और ऑप्शन में अगर आ गया और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन 0 से 1 के बाहर के, तो उसको मत टिक करना, उसको छोड़ के जो बच गया वो टिक करना। ठीक है, दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो अगर कई बार ऐसा होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट दिया हुआ है, नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट निकालना है, तो उसके लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। ठीक है, अब आते हैं कार्ड के स्ट्रक्चरिंग पे। तो कार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कार्ड टोटल कितने होते हैं 52। ये कार्ड्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं बेस्ड ऑन कलर्स। कौन कौन से होते हैं, रेड और दूसरा होता है ब्लैक। तो दोनों की काउंट कितना होता है, इक्वल होता है 26 26। फर्दर रेड के 2 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है डायमंड, दूसरा क्या होता है हार्ट। ठीक है, और ब्लैक भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, क्लब। क्लब का सिंबल कैसा होता है, ये वाला क्या, अच्छा, और स्पेड, ये होता है स्पेड, ये होता है स्पेड। ठीक है, तो ये टोटल 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और इन 13 में से 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक क्वीन और किंग, ये तीनों क्या होते हैं फेस कार्ड्स होते हैं, ये तीनों में होंगे। और इसके अलावा एस, ये फेस कार्ड वैसे नहीं होता है, बाकी नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। अब अगर मान लो ये 52 कार्ड का पैक हमने हमारे पास है, हमने एक कार्ड को सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड, तो कितना हो जाएगा 26/52, 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस तो एस कितने होते हैं 4, तो 4/52। समझ गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग, 2/52। तो रेड किंग कितने होते हैं 2 होते हैं, और डिवाइडेड बाय 50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड, रेड फेस, ब्लैक फेस कार्ड बोला क्या, ब्लैक फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हर किसी में 3 3 होते हैं, तो 3 + 3 मतलब कितना हो गया 6, तो 6/52। समझ गए ये चीज। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें किसी को डाउट है कुछ तो पूछ लो इसमें। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अब हम लोग इसमें से ही देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। हाँ देखो, हाँ हाँ, लीप ईयर वाला और नॉन लीप ईयर वाला भी क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एक कंप्लीट ईयर है, वो नॉन लीप ईयर है, मान लो नॉन लीप ईयर,
तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 फाइव जा कितना होता है? 35। यहाँ पर 1 बचेगा, ये 5 हो जाएगा 15। 7 टू जा कितना होता है? 14। तो यहाँ पर क्या बच गया? 1। मतलब 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं एक साल के अंदर, और एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। समझ गए ये चीज? तो अगर एक साल में कितने संडेज होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 52। ठीक है, वो तो होगा ही होगा। 53 हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं। कितने मंडे होंगे, तो वो भी 52। इस तरह से सारे डेज जो है ना वो 52 बार आएंगे, सिर्फ एक दिन जो है वो 53 टाइम्स आएगा। समझ गए ये चीज? तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपका आंसर कितना होगा? 1/7। क्योंकि 7 में से कोई भी एक डेज हो सकता है, संडे की बात कर रहा है, तो 1/7। क्लियर ये चीज? और अगर वो लीप ईयर है, अगर वो लीप ईयर है तो कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? 366। तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2। ठीक है, अब इस केस में 53 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/7। समझ रहे हो? 2/7 कैसे आ जाएगा? एक सेकेंड। हेलो, सुनो ना, मैं एक का नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात कर लो, मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा, ठीक है? हम्म। हाँ, तो कितना आएगा? 2/7। समझ गए कैसे? किसी को डाउट है तो पूछ लो उसमें। नहीं है डाउट? तो एक काम करो, जल्दी से अपनी बुक में पेज नंबर 431 ओपन करो। 431। हाँ, एक सेकेंड बता रहा हूँ ना। हाँ, ये लीप ईयर का पूछ रहा है ना, लीप ईयर में 2/7 कैसे है, वो डाउट है तेरा। देख, अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, कोई 2 दिन जो होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। अब देखो, वो जो 2 दिन होंगे वो कंसेक्यूटिव डेज होंगे। मतलब या तो वो क्या होगा? संडे मंडे होगा, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, या फिर थर्सडे फ्राइडे होगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे होगा, या फिर सैटरडे और संडे होगा। समझ में आया? तो इनकी काउंटिंग कर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया? 7। अब अगर 53 संडे की बात कर रहा है, तो संडे दो पेयर में आ सकता है, संडे मंडे के साथ और सैटरडे संडे के साथ। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? 2/7। ऐसे करके समझना है या ऐसे करके समझना है, जैसे भी समझो आंसर वही निकलेगा। क्लियर ये चीज सबको? ओके। हाँ, पूछो। पेज नंबर बता जल्दी। 421, क्वेश्चन नंबर 12। A coin is tossed 1,000 times and 640 times a head occurs. The empirical probability is, the empirical probability of this is 0.64। एक्चुअली इसमें ना ये इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी इस बार तुम लोगों के में नहीं है, वो पिछले बार थी 9th में। क्या होता है दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूं। प्रोबेबिलिटी जो थी ना, वो अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग लोगों ने डिफाइन की। ठीक है, जैसे बहुत पहले जमाने में प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाली जाती थी, जिसको एक्सपेरिमेंटल या इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते थे। जैसे कि 10 दिन में 9 दिन बारिश हुई, तो 11वें दिन भी बारिश होने का चांस कितना होगा? 9/10। क्योंकि हमारे पिछले 10 डेज का ऑब्जर्वेशन है कि 10 में से 9 टाइम्स बारिश हुई है। ठीक है, लेकिन वो वाली अप्रोच जो है ना, वो अभी 1900 सेंचुरी से चेंज हो गई। एक रशियन मैथमेटिशियन है कोलमोग्रोव, जिसने प्रोबेबिलिटी को फिर से डिफाइन किया और उसको एक्सियोमेटिक अप्रोच बोली। उसने क्या बोला? हर एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम देखेंगे। जैसे कि अगर बारिश होना है, तो होना या नहीं होना दो ऑप्शन होंगे। अब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/2, तो उसका चांस कितना होगा? 50%। ऐसा उसने अप्रोच बताया।
ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन उसने रखी, जैसे कि वो जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, इस तरह की कुछ कंडीशन। तो क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे वो ये वाली प्रोबेबिलिटी थी, जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन 10th वाली प्रोबेबिलिटी वो एक्सपेरिमेंटल नहीं, वो अलग है। ठीक है, हाँ, और कुछ डाउट किसी का? अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। 15th का देखो, पेज नंबर 240, 421, 421, क्वेश्चन नंबर 15। If the probability of an event is p, what is what uh, the probability of its complementary event will be? 1 - p। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट ए वाला, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।